भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने 2026-27 के केंद्रीय बजट को विकसित भारत बनाने की नींव को और मजबूत करने वाला बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में सभी क्षेत्रों को बराबर रूप से देखा गया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब भारत पर अमेरिकी टैरिफ का इतना दबाव है। इसके बावजूद वित्त मंत्री की ओर से जबरदस्त संतुलित बजट प्रस्तुत करके एक मिसाल स्थापित की गई है। यह कौशल कई बार जग जाहिर कर चुकी है और इस बार भी उन्होंने एक अद्भुत बजट प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार के विकास की आगामी रूपरेखा को प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी की सेहत और नई उम्र की नई फसल के लिए भी कारगर कदम उठाने की सिफारिश की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में रोजगार और पर्यटन क्षेत्र को सबल बनाने का स्पष्ट विजन है। बजट में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध स्थल के विकास और नए 5 पर्यटन स्थलों को बनाने की घोषणा की गई है। संजय सरावगी ने कहा कि विश्व की तीसरी महाशक्ति बन रही भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतरता का लाभ बजट में आयकर सुधार, नई टैक्स व्यवस्था और कैपिटल टैक्स में बदलाव करके उठाया गया है। काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को कर डायरी में लाया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर लखपति दीदियों के संबंध में भी बजट प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन को भी महत्व दिया गया है, जिसमें देश में शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों को राज्य की भागीदारी से चैलेंज मोड के माध्यम से विकसित किया जाएगा। तीर्थ और पर्यटन स्थलों के होटलों की संरचना को HML में शामिल किया जाएगा। पर्यटन स्थलों के साथ रोजगार के विकास के लिए होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, किसानों की समृद्धि और मध्यम वर्ग की राहत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास भी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस बजट को गांव, गरीब और किसान के कल्याण करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहला का शुभारंभ करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। प्रस्तावित पार्कों के लिए चैलेंज मोड चयन प्रक्रिया के जरिए टेक्सटाइल इकोसिस्टम में विकास को तेज किया जाएगा। इस योजना के जरिए खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में लड़कियों को शहर में रहकर पढ़ाई करने को लेकर छात्रावास निर्माण की बात कही गई है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरी तरह संतुलित है और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश सुशासन में समृद्धि लाएगा। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। वाराणसी और पटना को वाटरवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई, जो बिहार से होकर गुजरेगा। बजट में मछली पालक और पशुपालकों के लिए भी कई बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उद्योग, कॉर्पोरेट शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों में इस बजट में ध्यान दिया गया है और छात्र, महिलाओं, बुजुर्गों के कल्याण की बात की गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट आत्मनिर्भर भारत और बिहार के समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद है। यह बजट देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र को और मजबूत करता है। यह बजट राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हर वर्ग को विकास का समान अवसर मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दरभंगा जिला अतिथिगृह में सैकड़ों लोगों के साथ बैठकर बड़े स्क्रीन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण सुने। इसके लिए पहले से ही खास व्यवस्था की गई थी। सर्किट हाउस लहरियासराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो प्रस्तुत देश का जो आम बजट 2026-27 जो है जन कल्याणकारी और विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला दूरदर्शी बजट है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को देश के असंख्य भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लाखों भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में
मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में पहला आर्थिक विकास को बढ़ाना जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, लगातार आर्थिक विकास को बनाए रखना। दूसरा, लोगों के उम्मीदों को पूरा करना और देश के विकास में भागीदार बनना। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत सभी को समान अवसर प्रदान करना। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, उस सोच को यह बजट परिलक्षित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आकांक्षाओं के आम लोगों के अनुरूप यह बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए और गरीबों के कल्याणकारी बजट यह है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसमें जब हम बोलते हैं कि महिलाओं को और सशक्त करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदियों को की एक बात कही थी और लगातार देश में और बिहार में दीदियां लखपति हो रही है, तो इसमें स्वयं सहायता समूह, आजीविका स्वयं सहायता समूह जो बिहार में हमारी हम लोग जीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, इसमें और बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे और भी महिला सशक्त बनेगी, महिला आत्मनिर्भर बनेगी। आपने देखा होगा इसमें एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं, ये छोटे मझोले उद्योग बिहार में सबसे ज्यादा है। इस छोटे मझोले उद्योग को और बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ देश कैसे और मजबूत हो, इसके लिए निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो और आयात को कम करने का प्रावधान भी किया गया है। निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा और देश में उसका खजाना बढ़ेगा। और आपने यह भी देखा होगा जो गंभीर बीमारियां हैं, उस बीमारियों को कि दवा को भी सस्ता करने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है, चाहे वह कैंसर रोग हो या डायबिटिक के जो मधुमेह के रोगी हैं, और भी 17 तरह के जीवन रक्षक दवाइयों को इसमें सस्ता करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ साथ जो रोजमर्रा की वस्तुएं, हम रोजमर्रा की चीजें बोलते हैं, जो आवश्यकता है, उसमें मोबाइल फोन हो कि मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली बैटरी हो या जूते हो, कपड़े हो, इनको भी और सस्ता करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और आधारभूत संरचना में कई तरह के प्रावधान किए गए, पशुपालन की दिशा में कई प्रावधान किए गए। और जब हम बोलते हैं कि किसानों के लिए, किसानों को आय बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट पेश किया है, या देश की और राज्य के आकांक्षाओं के अनुरूप है, देश और सशक्त बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जल्द ही हम चौथी आर्थिक महाशक्ति से विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, इसमें भी
देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। यह दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री जी कि विश्व के सनय सनय हम पहले चौथी आर्थिक महाशक्ति और चौथी सैन्य शक्ति हमारा देश बना, और अब तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज के दूरदर्शी सोच के तहत जो बजट पेश किया गया है, यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। और भारत अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा, तो बिना बिहार के आत्मनिर्भर बने हुए भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है, जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, तो निश्चित रूप से वह प्रावधान बिहार के लिए भी हुआ है। बिहार के गांव को, बिहार के किसानों को, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए और बिहार के महिलाओं के लिए को सशक्त करने का यह बजट है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं। खाने पीने का जो सामान है उसमें क्या कुछ रियायत किया गया? तेल चावल की दामें बढ़ गई है, तो क्या इसमें कमी आई? चलिए, 2-3 माह पहले ही आप लोगों ने देखा कि जीएसटी कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें सैकड़ों की संख्या में रोजमर्रा की आम चीजें की वस्तुएं थी, उसको सस्ती की गई थी, उसका टैक्स स्लैब कम किया गया था, उसकी टैक्स की दरें कम की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में हमेशा गरीब कल्याण, जो छोटे व्यवसायी हैं या मझोले व्यवसायी हैं, उन सबके लिए गरीब कल्याण की बात हो, या किसानों के आमदनी को बढ़ाने की बात हो, या नौजवान महिला सशक्तिकरण की बात हो, बिहार वासियों को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बिहार भी आत्मनिर्भर आने वाले समय में बनेगा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी होगी, बिहार में किसान बढ़ेगी, महिलाएं सशक्त होगी। इस बजट में बिहार को रिपेयरिंग सेंटर हाँ, एक बनाएगा, एक जो है बिहार को क्या फायदा होगा? क्या आधार संरचना। आज जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वायु सेवाएं बढ़ाना, जल मार्ग बढ़ाना, जल मार्ग के माध्यम से लोगों को आवाजाही में और सुविधा होना, जल मार्ग के माध्यम से माल ढुलाई होना। तो अगर बिहार में, पूरे देश में 2 जहाजों के मरम्मती का सेंटर बनेगा, तो एक बिहार के लिए चुना गया है, तो बिहार के लिए बड़ी बात है। और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दरभंगा लगातार 12 वर्षों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रतिभा को निखारने के लिए ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा ओटीएसी का आयोजन रविवार को 2 पालियों में किया गया। इस वर्ष ओटीएसी परीक्षा के दोनों पालियों में लगभग 4,436 बच्चे सम्मिलित हुए। विगत 12 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से विगत वर्षों में हजारों छात्रों ने अपना भविष्य की गति दे चुके हैं। वहीं इस परीक्षा में सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को दिया जाता है 100% तक की छात्रवृत्ति और ढेरों पुरस्कार। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने संस्था से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करवा चुके हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा से निखर कर आए हैं। संस्था का पहला परिणाम है कि ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम ओटीएसी विगत 12 वर्षों में एक मुकाम हासिल किया है। वहीं संस्था के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि इस वर्ष ओटीएसी परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 4,436 बच्चे सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से वैसे छात्र जिसमें प्रतिभा है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई पूरा करने में असमर्थ है, वैसे छात्राओं को हम लोग मौका देते हैं। हम लोगों का यही प्रयास है कि वैसे बच्चे जो दूर दराज के हों और उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए, जिससे वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए ओमेगा में नामांकन करा बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में बेहतर सफलता प्राप्त कर नए मुकाम हासिल कर सके। इस परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को संस्था के सभी प्रोग्राम
टारगेट फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन में 100% तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। वहीं OTSE में सफल हुए प्रतिभागियों को कई विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें ई-बाइक, लैपटॉप, साइकिल, बैग, स्मार्ट वॉच व टेलीस्कोप के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष IIT, नीट के रिजल्ट में संस्था के बच्चे राज्य में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लाकर संस्था के श्रेष्ठता को साबित कर किया है। पिछले 12 वर्षों से लगातार संस्था के बच्चे मिथिला एवं उत्तर बिहार में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 10 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुरस्कारों की भी घोषणा और करियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। नया सत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी वजह से आज की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, वैसे सभी छात्र छात्रा 15 फरवरी तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। संस्था की ओर से परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए सभी अभिभावकों को संस्था पर अपना अटूट भरोसा बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। देखिए, आज का दिन हम लोगों के लिए पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार जैसा होता है ओमेगा स्टडी सेंटर के लिए। आज मतलब मिथिलांचल ही नहीं, पूरे नॉर्थ बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे हैं वो अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए, अपने एक्सपर्टीज को दिखाने के लिए OTSE के प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देते हैं, जिसमें इस बार बहुत कुछ खास था। सबसे पहली बात थी कि क्लास 6 से ही इस बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो 6 to 12 का ये था हमारा एंट्री क्लास। पहले 7 था, अब 6 हो गया है। तो टोटल एक तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, कई पालियों में एग्जाम होता है, तो बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ। और चूंकि ये 12th ईयर हम लोगों का था, मतलब इससे पहले 11 साल हमने सफलता से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया, और जो भी हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी बहुत अच्छे पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं IIT और मेडिकल करने के बाद। बहुत ऐसे भी बच्चे आज आए हुए थे जिन्होंने इसी इंस्टीट्यूशन से OTSE लिया, OTSE के बाद वो IIT गए या मेडिकल कॉलेज गए, वहां उन्होंने पढ़ाई की और आज वो अपने करियर के बड़े मुकाम पे हैं। तो वैसे बच्चे भी आज मोटिवेशन के लिए यहाँ पे कैंपस में थे। तो बहुत बड़ा दिन था, और सबसे जो मेन इंटेंशन ऑफ दिस एग्जाम है वो ये है कि हम अपने दूर दराज के सारे बच्चों को एक जगह कलेक्ट करें, उनके टैलेंट को देखें और उनके टैलेंट का रेस्पेक्ट करते हुए उनको स्कॉलरशिप भी अवार्ड करें, ढेर सारा प्राइज गिफ्ट है वो भी उनको दिया जाए, जिससे कि वो मोटिवेशन ले और आगे फर्दर हमारे साथ उनका जो कैरियर है, जैसे हम क्लास 6 से ही स्टार्ट करें तो 6 to 10 जो हमारा फाउंडेशन है, और 11-12 जो 2 ईयर हमारा कोर्स है IIT और मेडिकल के साथ, तो इस कोर्सेज में वो पार्टिसिपेट करे और स्कॉलरशिप का लाभ लेके, जिससे कि उसको फी वाइज काफी रिलैक्सेशन हो जाता है, मोटिवेशन आता है गिफ्ट और प्राइजेस से। तो यही उद्देश्य है, इसीलिए इतने सारे हजारों की जो भीड़ लगी हुई थी वो और उत्साहवर्धन हो रहा था हम लोगों को। सर, कुछ दूसरे जिलों से आए थे, उन्होंने कहा कि ये दरभंगा का आकाश है, तो ये वर्ड सुन के आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, आकाश का मतलब यहाँ मैं आसमान से ले रहा हूँ, तो आसमान तो हर जगह है। हमारी कोशिश है कि मैं वैसे सभी पेरेंट्स की उम्मीदों पे और खरा उतरूं। हमारा टीम इसके लिए डे नाइट वर्क कर रही है और हम लोग लगे हुए। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ओमेगा ने बनाया है या किसी एक्सपर्ट को बुला करके ये कॉम्पिटिटिव पेपर आप लोगों ने बनाया? ओमेगा में लगभग 50 से ज्यादा ऐसे एक्सपर्ट टीचर हैं जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत बड़े टीचर हैं। तो हम लोगों को आउटसाइडर की जरूरत नहीं है, यहाँ ही हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, हमारा सब कुछ अपना मतलब इन हाउस सारा कुछ है। रिसर्च टीम के साथ साथ सारा सिलेक्शन होता है। तो ये टेस्ट भी होता है, उसमें हम एक सेट क्वेश्चन नहीं बनाते, हर एक क्लास का मिनिमम 6 सेट क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इस बार भी आपने देखा कि सिर्फ अभी तक हमने जो पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ हैं वो 4436 स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हैं। तो ये आंकड़ा जो है यही बताता है कि ये बड़ा एग्जाम है, इसकी तैयारी भी बड़ी होती है, इसके क्वेश्चंस वगैरह की जो भी तैयारी है उसमें हम लोगों को महीनों लगता है, बहुत पहले से इसकी तैयारी होती रहती है। तो उसका ये है। अपना परिचय दे दें। SK ठाकुर, चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। टोटल 4436 विद्यार्थी इस एग्जाम में आज के डेट में अपीयर हुआ है। कुछ बच्चा अभी 10th बोर्ड बिहार बोर्ड का कल से स्टार्ट हो रहा है, जिस कारण आज अपीयर नहीं हो पाया है। उन सभी बच्चों के लिए 15 फरवरी को फिर से हम लोग एग्जामिनेशन लेंगे। OTSE फेज 2 जो हर एक साल होता है। अभी टोटल 4436 स्टूडेंट अपीयर हुआ है। इन सभी बच्चों का रिजल्ट हम लोग 10 फरवरी को बच्चों के SMS के थ्रू
और टेली कॉलिंग के थ्रू बताएं, इन्फॉर्म करेंगे। और जो स्कॉलरशिप बच्चों को हम अवार्ड करेंगे एडमिशन में, जो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा अप टू 100% तक का उनके रैंक के अकॉर्डिंग, वो मार्च फर्स्ट वीक तक वैलिड रहेगा। जो भी बच्चे ओमेगा से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आईआईटी मेडिकल जिनका सोच है उस आईआईटी मेडिकल के फाउंडेशन के प्रिपरेशन में जाना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ओमेगा के OTSC में अगर 1 में नहीं आ पाए तो 2 में आके अपीयर हो। सर अगर पिछले साल की बात की जाए तो कितनी कामयाब रहा आपका ये सत्र? 20% ज्यादा बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं। पिछले बार लगभग 3600 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, इस बार 4400 प्लस बच्चे अपीयर हुए हैं। और ये 1 फरवरी का डाटा है। इससे पहले मिथिलांचल के अलग अलग स्कूलों में हम लोग लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों का ऑलरेडी टेस्ट ले चुके हैं। किस तरह से उन लोगों का सिलेक्शन होगा? बच्चों का सिलेक्शन उनके मार्क्स के बेसिस पे होगा। हमारा क्राइटेरिया है कि जैसे टोटल 100 मार्क्स का अगर एग्जाम हम ले रहे हैं तो उसमें बच्चे के स्कोर के अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप अलॉट किया जाता है। वो बच्चों के क्लास के ऊपर डिपेंड सर पर क्लास कितने बच्चे सिलेक्टेड होते हैं स्कॉलरशिप के? अपीयर कितने हुए इस पर डिपेंडेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ अगर टोटल नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट हैं तो हम लोग लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेगा में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। 30% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फाउंडेशन बहुत कमजोर है, तो उनको हम लोग एडमिशन लिस्ट में नहीं लेते हैं। क्या नाम है सर? सुमित कुमार चौबे, MD ऑफ ओमेगा। मोटरसाइकिल चोरी की घटना के संबंध में व्यक्ति के द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें दर्शाया गया कि उसके अनुसार सोनू नारायण सिंह पिता सुरेंद्र नारायण का स्थायी निवासी है। आवेदन में दिया गया कि 1 फरवरी को 12:10 दोपहर में गाड़ी ग्लैमर BR07 AK6521 जो उनके मकान के बाहर लगाई हुई थी, बाइक बाहर लगाकर अंदर गए। 10 मिनट बाद जब बाहर आकर देखा तो वहां गाड़ी नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद भी गाड़ी का पता नहीं चल पाया। देखने वाली बात यह है कि इस चोरी की गई मोटरसाइकिल को किस तरह से पुलिस ट्रेस कर पाती है, खोजने में सफल होती है या नहीं। हालांकि मोटरसाइकिल चोरी की घटना यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चोरी होती आई है। आवश्यकता है सतर्क रहने की और सामान पर ध्यान देने की। तमाम चोरी की घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति से बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मामला है आपके साथ हुआ है? मामला सर ये है, जो हमने अपना ड्यूटी से बाहर से अपने घर पे आया, अपने दरवाजे के सामने में बाइक लगाया। 12:10 पे मैंने बाइक लगाया हूँ। 12:19 पे मेरा बाइक लेके सीधे निकला है, जो कि CCTV फुटेज में वो आदमी का चेहरा बाइक पे चढ़े हुए आ रहा है। कब का मामला है? ये लगभग 12 बजे के आसपास का मामला। कब का मामला है? आज का मामला है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दे दिए। आवेदन दिखाइए, आवेदन देखिए सर, ऊपर कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया आपको? नीचे कीजिए। वो बोला गया है तो शाम में फोन कीजिएगा, और वो बोले हैं। और CCTV कैमरा का फोटोग्राफी करवाए हैं? हाँ, वो भी दिए हुए हैं थाने में। आपके पास है फोटोग्राफी? फोटोग्राफी दिखाइए। ये देखिए सर। क्या किसी पर शक भी लग रहा है आपको? जी नहीं सर, किसी पे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बाहर से आया हूँ, बाइक अपने दरवाजे पे खड़ा किया हूँ। बाइक लॉक किए थे? हाँ, बाइक लॉक किया था। बाइक लॉक करके जस्ट ऊपर गया हूँ, 2 रोटी नाश्ता किया हूँ, और जब 10 मिनट के अंदर नीचे उतरा हूँ तो बाइक मेरा गायब था। कौन सा बाइक है? ग्लैमर था। नंबर मालूम है? हाँ, नंबर मालूम है। बोलिए। BR07 हाँ, BR07 AK6521। कौन मोहल्ला से गाड़ी चोरी हुई है? रामबाग मोहल्ला है। आपका क्या नाम है? सोनू नारायण सिंह। गाड़ी आप ही के नाम से है? मेरे ही नाम से है। कौन कंपनी की गाड़ी है? हीरो होंडा है। ठीक। दरभंगा जिला के मिर्जापुर स्थित गौशाला परिसर में रविवार को गौ रक्षा और सनातन धर्म के महत्व को लेकर एक भव्य धर्म सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, गौ रक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गौर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मिर्जापुर गौशाला समिति के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा अन्य अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर
डॉक्टर शिव किशोर राय सहित अन्य कई अतिथिगण मौजूद थे। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौरक्षा और गौ सेवा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी है। समाज को स्वयं आगे बढ़कर गौशालाओं के संरक्षण एवं संचालन में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेज शहरीकरण के कारण हर व्यक्ति के लिए गौ पालन संभव नहीं है, लेकिन आसपास स्थित गौशालाओं से जुड़कर सेवा एवं सहयोग किया जा सकता है। कुलपति ने सुझाव दिया कि यदि 5 से 10 लोग मिलकर महीने में एक दिन गौ माता के भोग के लिए सामग्री एकत्रित करें तो इससे गौशाला की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो सकती है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि निश्चित कार्यक्रम बनाकर नियमित रूप से गौ माता की सेवा करें ताकि यह पुण्य कार्य सतत रूप से चलता रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर जयशंकर झा सहित गौशाला समिति के सदस्य, गौरक्षक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से गौरक्षा को एक सामूहिक सामाजिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया। मिर्जापुर गौशाला दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य गौरक्षा है। किस तरह से इसकी रक्षा की जाएगी? अब किस तरह से की जाएगी ये तो जो लोग यहाँ इसमें बोर्ड में है या यहाँ के जो मेंबर है वो करेंगे। सर, वर्तमान में जो गौशाला की दुर्दशा देखी जा रही है, स्थिति बहुत ही यहाँ गंभीर स्थिति बनी हुई है और गौ का भी कोई ढंग से केयर नहीं किया जा रहा था। उसके प्रति फिर आप क्या सोच रहे हैं सर? इसके प्रति हम सोच रहे हैं कि हम लोग मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। अपना परिचय दे दें। मैं रत्नेश्वर सिंह। गौरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं और हमेशा हम सरकार की ओर ही जो है मुँह न फेरें। समाज की ओर से हमको आवश्यकता है कि समाज जो है गौरक्षा की ओर जागृत हो। अगर सबको सौभाग्य मिले, स्वयं अपनी घर में अगर गौपालन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज शहरीकरण में यह संभव नहीं है। तो कम से कम जहाँ आसपास गौशाला है वहाँ के लोग जो है महीने में एक दिन अपना निश्चित कर ले सब मिलकर, और वहाँ हर एक दिन को जो है 5-5 आदमी 10-10 आदमी मिलकर भी गाय गौ माता को भोग लगाने के लिए जो सामग्री इकट्ठा करें तो निश्चित ही पूरे महीने भर का जो है उसका गौ माता का रक्षा हो सकती है। इसमें किसी के सरकार की किसी की मोहताज नहीं है गौशालाएँ। इसको जो समाज की ओर से हमको ये प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आज सब जो इकट्ठा हुए हैं इन सब के प्रति हमारा निवेदन रहेगा कि आप लोग यहाँ टाइम बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए और प्रतिदिन एक दिन निश्चित कर लीजिए। एक दिन 5-5 व्यक्ति जो है 10-10 व्यक्ति जैसे आसपास जितने लोग हैं मिलकर इसकी हम गौ माता की रक्षा हम। परिचय दे दें। लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। कहेंगे आज के शब्द? पुनः एक आशा जग गई है और आशा जग गई है कि जिस परिवार का यह अवदान है, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने 1881 ईस्वी में भारतवर्ष के दूसरे स्थान पर इस गौशाला का नाम था। मुंबई गौशाला के बाद दरभंगा गौशाला का नाम था। आचार्य शिवपूजन सहाय ने 1941 में एक लेख लिखा कि बिहार की सर्वश्रेष्ठ गौशाला, तो दरभंगा गौशाला का विस्तार से वर्णन है। इतनी गरिमामय परंपरा यहाँ की जो धूमिल हो गई है, तो चूँकि हमारे बीच आदरणीय श्री रत्नेश्वर सिंह जी जो अभी काफ़ी चर्चे में भी रहे हैं और इन्होंने अभी जो गार व्यक्त किया है कि ये लोग जरूर कोशिश करेंगे। हमें तो लगता है, और मैंने दरभंगा आज तक बिहार अब तक में, तो अब तक में जो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था तो मैंने यही कहा था कि दरभंगा राज्य के पास अभी भी जितनी बची हुई चीज़ें हैं तो दान की परंपरा चाहे तो वो अक्षुण्ण रह सकती है। दरभंगा गौशाला का उद्धार सकता है। पुअर होम पीछे में है। अच्छा, एक ही प्रांगण है, एक समझ लीजिए, ये मानव की जो अनाथ अफाई के लिए पुअर हो सुयश होगा और के लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अर्थ बहुत है। जिसके पास 54 एकड़ जमीन हो, शहर में इतनी दुकानें हो, केवल क्या है हम लोगों के पास गो रक्षणी भाव जो है ना, भावना का थोड़ा अभाव है। लोग जग जाएं
तो सारे किराएदार उचित यदि इसको रेंट मिलना प्रारंभ हो जाए। भू संपदा आज की तिथि में भी है, ये पदेन अध्यक्ष है। मैं 9 वर्षों तक गौशाला का उपाध्यक्ष, 9 वर्षों तक होते हैं, वो कभी समय दे नहीं पाते हैं। तो यहाँ के ऐसा करना पड़ेगा। मैं एक बार बड़ी सत्य संकल्प की धनी है, मिर्जापुर निवासी है, मिर्जापुर निवासी है। वो हमारे कुलपति महोदय जो है, आप हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर जयशंकर झा, पूर्व उपाध्यक्ष श्री दरभंगा गौशाला सोसाइटी। क्या कहेंगे सर? हम जीव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी, खासकर सचिव भक्ति अड़ी ने धन्यवाद देते हैं कि 1 महीना से अखंड दीप जलाकर अजय संकल्प लेना है गौ माता के रक्षा, गौ माता के राष्ट्रीय माता के रूप में नाम संविधान में कोई तय सब मांग उठाव के प्रयासरत में है। हम सब उनका संशय वो एकदम जो गौ माता के रक्षा में लागल है, हम उनका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देते हैं कि एनाहिते अहाँ आगा बढ़ू। अहाँ के संग संग हम सब पीछा से अहाँ के सपोर्ट दै छी और निश्चित तौर पर जो अहाँ मिशन पर चल रहल छी वो पूरा हो रहा, ये हम आशा और ये हम अहाँ के शुभकामना दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर संघ दरभंगा के तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक बाजार समिति परिसर में कार्यकारी जिलाध्यक्ष अली अहमद की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता की उपस्थिति में हुए बैठक में जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। बाजार समिति दरभंगा परिसर में रविवार को बिहार राज्य राष्ट्रीय जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर संघ दरभंगा के बैनर तले जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों की महत्वपूर्ण बैठक संघ बैठक में चालकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखते हुए सरकार से जुगाड़ ठेला गाड़ी को सड़कों पर जैसे पहले चल रही थी चलने देते रहने का आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर इस बैठक में चालकों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए सरकार से रोजगार बंद नहीं करने देने की आग्रह की। चालकों ने कहा कि जुगाड़ ठेला गाड़ी चलाकर मजदूरी कर परिवार चलाने का प्रयास करते हैं। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों ने भाग लिया। मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए आर.के. दत्ता ने कहा, सरकार प्रशासन के द्वारा सड़कों पर चलने वाले हम जुगाड़ ठेला गाड़ी चालक मजदूरों को परेशान किया जाता रहा है और अब रोजगार छीनने जुगाड़ ठेला गाड़ी को बंद करने की बात सामने आ रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें जुगाड़ ठेला गाड़ी के लिए लाइसेंस बनाना होगा। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हमें सड़कों पर गाड़ी चलाना है। जिन सामान से खतरे की आशंका होती है वैसे स्थिति में लाल कपड़े बांधकर गाड़ी चलानी चाहिए और वन वे में नियम का पालन करते हुए वाहन चलाना है। आर.के. दत्ता ने कहा, सरकार अपनी जुगाड़ ठेला गाड़ी को बंद कराकर आपसे रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है और रोजगार देने की बात नीतीश कुमार करते हैं तो दूसरी ओर जुगाड़ ठेला गाड़ी जैसे मजदूर से रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लाइसेंस बना लेते हैं तो सड़कों पर गाड़ी चलाने के हकदार हो जाएंगे, जिससे आपका बीमा भी बन जाएगा। सिर्फ दरभंगा में 5000 से ज्यादा जुगाड़ ठेला गाड़ी सड़कों पर दौड़ती है। यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज चल रही है। जुगाड़ ठेला गाड़ी को लेकर सरकार की ओर से अभी फिलहाल कोई लिखित आदेश नहीं आया है। इसे बंद करने का आदेश अगर आता है तो हम सभी एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाएंगे। जिस तरह से पटना में मुख्यमंत्री का घेराव किया गया था वैसे ही प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी तो किया जाएगा। सभी संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद होकर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी रोजी रोटी छीनने का हक किसी को नहीं देंगे। वर्ष 2014 से हर नागरिक जो संगठित है अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं। सभी को अपने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी कर लेने होंगे और हम मांग करते हैं जो रोजगार हम कर रहे हैं उसे सरकार पूर्व की तरह करने दे। आगामी 15 फरवरी को भी एक बैठक जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों के साथ की जाएगी। इस अवसर पर उप सचिव जोहर अंसारी टेकटार और अन्य मुख्य सदस्यों में अशोक यादव, दिनेश सैनी, मोहम्मद एहतेशाम, हरिशंकर गुप्ता, संतोष चौपाल, विनोद राम, मुकेश कुमार, दिनेश सैनी जुगाड़ ठेला गाड़ी चालकों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में जुगाड़ ठेला गाड़ी चालक मौजूद रहे। 20 कुंटल लोड कर लेते हैं, धुआं दे रहा है, धुआं पर कंट्रोल नहीं करते, सिस्टम में गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो कमी हम में है। पहले अपने आप को सुधारिए, खुद ब खुद सिस्टम सुधर जाएगा। और रहा कि ऊपर से हाई कोर्ट का आदेश हुआ है तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए दत्ता जी पिछले दिन वीडियो कॉल पर आए थे, आज हमारे लोग के समक्ष बैठे हुए। ठीक है, तो हम लोग पहले अपना सिस्टम सुधारे,
और हम सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा। धन्यवाद। मेरे नेताजी कर रहे हैं और जितने भी भाई हैं ठेला वर्कर, वो हम लोग गरीब हैं। कोई आदमी 2 बच्चे के बाप है, कोई 4 बच्चे के हैं। गरीब सब दिन गरीब रहे, लेकिन आज तक सरकार जो है किसी के ऊपर नहीं देखा। हम लोग ठेले वाले हैं, शहर में हम लोग चलाते हैं तो खाते हैं, नहीं चलाएंगे तो नहीं खाएंगे। बच्चे हैं, माल है, जाल है, एक आदमी से कितने लोग जीवित रहते हैं। इस पर सरकार को मेरी बात को सुनना चाहिए और मेरे जिला पदाधिकारी है उनको भी सुनना चाहिए कि हम लोग बहुत गरीब हैं। जैसे पहले लाइट है, बत्ती है, इंडिकेटर है, बहुत सारे गाड़ी में चाहे कि गाड़ी खराब है, वो धुआं दे रहा, प्रदूषण दे रहा। सबसे ज्यादा मैंने गवर्नमेंट का आपके प्रदूषण पर आपको ध्यान अभी गवर्नमेंट दे रही है और उस चीज में आप लोग माइनर प्रॉब्लम है गाड़ी को, लेकिन नहीं ठीक करवा रहे। दूसरी बात कि अभी जो हीरा भाई जो बोले कि शहर के अंदर में पहले भी अगले बार भी जो हम लोग मीटिंग किए थे, उस मीटिंग में यही बात हुई थी कि जो वहाँ जो जिला अध्यक्ष जो थे वो हम लोग को बोला गया था वहाँ से डीएम के ऑफिस से कि भैया शहर में आइए तो शहर में छड़ आप लोग लोड नहीं कीजिए, बड़े बड़े बांस का बम्बू लोड नहीं कीजिए, और अनसेफ्टी लोड भी करता है तो अनसेफ्टी है। रूल रेगुलेशन के हिसाब से आगे पीछे आपको रेड कपड़ा बांधना पड़ेगा। रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप छड़ लोड कर रहे हैं, बांस लोड कर रहे हैं, या वो बड़ी गाड़ी हो या ये जुगाड़ गाड़ी हो, सबको मतलब नहीं है, कोई भी गाड़ी हो, रूल रेगुलेशन यही है कि अगर आप गाड़ी से ओवर अगर कोई चीज लोड कर रहे हैं उसमें आपको कपड़ा दिखाना पड़ेगा, लाल कपड़ा, कि हमारा यहाँ तक लोडिंग है। वो भी रूल नहीं होता है। अब ये मालूम हुआ हमको 2-4 दिन 5 दिन पहले की बात है, मेमोरेंडम दिया गया था, वार्ता भी हुई थी, तो उसमें तय हुआ था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में इस गाड़ी को शामिल किया जाएगा और सबको जो है जिस तरह से रिक्शा टांगा का लाइसेंस नगर निगम से, नगर परिषद से, या अभी किसी जगह नगर पंचायत भी हो गया है, नजाले नगर पंचायत है, कमतौल नगर पंचायत है, बिरोल नगर पंचायत है, कुशेश्वर स्थान नगर पंचायत है। इस तरह से वहां से जो है इन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा। उसके बाद हुआ क्या कि जब गाड़ी हम लोगों का चलना, सब लोग बड़ी खुशी से चल रहे थे, अपने जीविका पार्जन में लगे हुए हैं सब। आज राष्ट्रीय जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूर संघ की बैठक दरभंगा में बाजार समिति में हमारे दरभंगा के जामबाज कार्यकारी जिला अध्यक्ष अली अहमद की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक के माध्यम से सभी जुगाड़ ठेला गाड़ी मजदूरों ने राज्य सरकार से यह मांग किया है कि जुगाड़ ठेला गाड़ी को वाहन के रूप में मान्यता दी जाए, इसका भी रजिस्ट्रेशन की जाए, सभी को लाइसेंस दी जाए और सभी लोग रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के लिए, रोड टैक्स देने के लिए तैयार हैं और इससे राज्य सरकार को करोड़ों नहीं अरबों के रूप में, अरबों रुपया के रूप में राज्य सरकार को जो है सो राजस्व की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है आज इस बैठक के माध्यम से हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों से और यहाँ के जिला प्रशासन से भी हम यह मांग करते हैं कि जुगाड़ ठेला गाड़ी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शामिल करते हुए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी में शामिल करते हुए उसको मान्यता प्रदान करें और उसको बेधड़क उसको गाड़ी चलाने की अनुमति दे, लाइसेंस प्रदान करें और साथ ही जो जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के, ट्रैफिक प्रशासन के द्वारा जो जुगाड़ ठेला मजदूरों को वन वे के नाम पर, यातायात नियम के नाम पर, ओवरलोडिंग के नाम पर जो बिना बेवजह अगर तंग तबाह करने की कार्रवाई होती है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। अब फिर 15 फरवरी को हम लोग बैठेंगे। 15 फरवरी को जो है सो हमारा एक कह लिया जाए दरभंगा जिला का जो जुगाड़ ठेला मजदूरों का जो है सो एक सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन के माध्यम से
हम यहाँ संगठन की मजबूती के लिए नई कमेटी बनाएंगे, सब लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे और साथ ही अपनी मांगों को लेकर के जो है जन आंदोलन की भी घोषणा करेंगे। रविवार को संत रविदास जयंती के अवसर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेक्युलर के श्रमिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में दरभंगा राज्य सर्वे कार्यालय परिसर में माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संत रविदास जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया और मानव जीवन में मन को स्वच्छ रखकर समाज सेवा का संकल्प लिया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर माल्यार्पण करने वाले में मुख्य रूप से हम महानगर अध्यक्ष हरिशंकर गुप्ता हीरा, हम युवा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिन्हा, मिश्री लाल मंडल, योगेंद्र शाह, सुमन कुमार झा, हम प्रदेश सचिव विपिन कुमार दास, रसोईया संघ जिला अध्यक्ष जहाना खातून, सखी देवी, बबीता देवी, सविता देवी, शांति देवी सहित बड़ी संख्या में हम श्रमिक कार्यकर्तागण शामिल हुए। और जो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिया है कि इन लोगों को न्यूनतम मजदूरी के रूप में जो है, क्योंकि ये लोग कुशल कारीगर हैं, इसीलिए इन लोगों को कुशल मानते हुए और उसमें भी बांट दिया है ग्रेडिंग के आधार पर सब लोगों का न्यूनतम पारितोषिक घोषित करते हुए, तो उस हिसाब से 18,000 रुपया न्यूनतम होता है। उस मांग को लेकर के विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए 23 फरवरी को जो है तो पटना में जो है तो विधानसभा के समक्ष गर्दनी बाग में फिर हम लोगों का जो है पूरे बिहार के रसोइया का धरना प्रदर्शन होगा 23 फरवरी से। उसके लिए आप लोगों को यहाँ से जो है तो 22 को ही निकलना है, एक दिन पहले निकलेंगे तब न पहुँचेंगे वहाँ। तो उसके लिए जो लोग आए हैं अपने अपने स्तर से अपने स्कूल में लिखित रूप से भी देना होगा और यहाँ से भी लिखित जाएगा, जिला से भी, ऊपर से भी लिखित, सब हेडमास्टर को, विभाग को, सबको जाएगा कि भाई इतना तारीख से लेके इतना तारीख तक रसोइया जो है सो छुट्टी में रहेंगे। ये लोग जो है सो धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे और लिखित चला जाएगा सभी विद्यालय में। चिट्ठी जाना शुरू हो चुका है, उसके लिए लिखित जो है पटना में जो लिखित देना था वो सब काम हो चुका है। तो 22 तारीख को जो है जाना है। अभी सवाल कुछ हम नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। आज उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है और हर देश में उनके अनुयायी हैं और उनको आज नमन करते हैं और उनके बताए गए मार्ग जो सच्चाई का मार्ग है, जो उनके बताए गए मार्ग जो न्याय के साथ जो है विकास का जो मार्ग है, उनके बताए हुए मार्ग जो सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके, सत्यता के मार्ग पर चल करके, झूठ फरेब को त्याग करके, अनैतिक आचरण को त्याग करके नैतिक बनो, जिस मार्ग पर चलने का जो है आज उनके अनुयायी हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि आज संत रविदास के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने संगठन, अपने समाज, अपने देश की रक्षा का संकल्प आज हम लोगों को लेने की आवश्यकता है और हम उन्हें बहुत बहुत नमन करते हैं। इन्हीं नमन के साथ आज उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। हम लोगों ने आज चूँकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़े 600 से अधिक महिला जिन्होंने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके आगे की कार्य योजना समस्या के निदान के लिए वार्ड 21 में कार्यशाला सह शिविर का आयोजन मुफ्ती मोहल्ला में किया गया। रविवार को इसमें वार्ड के सैकड़ों से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। कई सवालों के जवाब भी उन्हें दिए गए। वार्ड की महिलाएं जो आजीविका सदस्य हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन दिया, उनकी कई समस्याओं के निदान, आगे की कार्य योजना के लिए वार्ड स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सामाजिक कल्याणकारी योजना की शिकायत का भी निष्पादन के लिए लोगों की समस्या को सुना गया। नगर निगम की एक मुश्त टैक्स भुगतान जिसमें ब्याज पर 31 मार्च तक छूट है, शिविर में इसे भी शामिल किया गया। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा ने की। इसके अलावा जीविका दीदी, मनीता कुमारी, दूजा देवी, रूबी देवी, टैक्स कलेक्टर राजीव कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे।